हेलो फ्रेंड्स, डी लॉ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने जो हम एपीओ की सीरीज कर रहे हैं, एपीओ की सीरीज जो हम कर रहे हैं माइनर के संबंध में, आईपीसी जो हमारी मेजर के संबंध में चल रही है और माइनर के संबंध में अब तक हमने 2 एक्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब आज जो हमारा एक्ट चल रहा है वो है द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। ठीक है, हमारी माइनर की सीरीज चल रही है, उसमें हम हमारा 3rd नंबर का एक्ट कवर कर रहे हैं। बहुत छोटा सा एक्ट है, जल्दी हो जाएगा। तो जिन जिन के पास अगर एक्ट नहीं है तो वो 2 मिनट वीडियो को स्टॉप करके अपना एक्ट लेकर आ जाइए और अपना लेक्चर हमारे साथ शुरू कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे क्या है हमारा प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट। ठीक है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम है, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसके देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं। तो क्या है इसके महत्वपूर्ण बिंदु? सबसे पहले इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है, 1 मिनट रुकिए, पेन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो क्या है महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें जो टोटल सेक्शन है वो है हमारे 19 सेक्शंस है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, चैप्टर। अगर यहाँ पे चैप्टर्स कवर होते तो हम यहाँ पे क्या करते, इसके इंडेक्स क्रिएट कर लेते, इंडेक्स के थ्रू उसके सेक्शन को गो थ्रू कर लेते एक बार। लेकिन जो कि यहाँ पे वो नहीं है, इंडेक्स नहीं है, चैप्टर्स नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसके क्या करेंगे, सेक्शंस को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या है इसके संबंध में बात कि इसमें है चैप्टर नहीं है और सेक्शन है 19, और ये जो एक्ट है वो बना था 16 मई 1958 को। मई का मंथ चल रहा है हमारा, मई का मंथ चल रहा है ना, तो इसका बर्थडे आने वाला है, इसका मतलब 16 मई 1958 को इसका बर्थडे आने वाला है। 1958 को बनाया तो 16 मई को इसका बर्थडे आने वाला है इस एक्ट का। ठीक है, तो 16 मई को ये बना था और 1 अक्टूबर 1962 को इसको लागू किया गया था। 1 अक्टूबर 1962 को इसको 2 साल के बाद लागू किया गया था। ठीक है, तो क्या है इस एक्ट का उद्देश्य? इस एक्ट का उद्देश्य है कि अपराधियों को परिवीक्षा पर सम्यक भर्त्सना के बाद छोड़ दिए जाने और इससे संबंधित उपबंध करने के लिए यह अधिनियम है। क्या होती है भर्त्सना? भर्त्सना होती है एडोमिनेशन। इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को डांट के, फटकार के भेज देना। कौन होता है ऐसा व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति वो होता है जो कि अपराधी होता है। ठीक है, क्योंकि किसके संबंध में एक्ट है? ऑफेंडर्स के संबंध में एक्ट है। ऑफेंडर कौन होता है? जो कि ऑफेंस करता है। ठीक है, तो ये किसके संबंध में बात हुई? इसके उद्देश्यों के संबंध में। तो इसको क्या करेंगे, भर्त्सना पर छोड़ दिया जाता है, यानी कि एडमोनेशन पर छोड़ दिया जाता है। अब चलते हैं इसके सेक्शंस पर। तो जो सबसे पहले इसका सेक्शंस आता है वो वही सेक्शन है जो मोस्टली हर एक्ट का सेक्शन होता है। क्या होता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, यानी कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ठीक है, किस किस पर क्या नाम है? सबसे पहले तो आ गया इसका नाम। इसका नाम है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम। ठीक है, और जो इसका अधिनियम है ये है 1958। 1958 का एक्ट है, और एक्ट का नंबर कौन सा है? एक्ट का जो नंबर है वो है 20 नंबर का एक्ट। क्यों है? क्योंकि जो 1958 ईयर था उसमें ये 20 नंबर पे ये एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ पर है? इसका विस्तार है संपूर्ण भारत पर। क्या शुरू से संपूर्ण भारत पर था? जी नहीं। 31 अक्टूबर 2019 इसमें अब क्या किया गया है, इस तारीख से जम्मू कश्मीर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जबकि पहले जब इस एक्ट में बोला जाता था तो ये बोला जाता था कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर ये लागू होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका यह है कि जो हर स्टेट होता है वो अपने अकॉर्डिंग इस एक्ट को लागू करता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि ये जो सेक्शन है, ये जो एक्ट है वो किसके संबंध में है? ये संबंध में है हमारे सीआरपीसी के संबंध में। सीआरपीसी जिसे क्या बोलते हैं? दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता का एक चैप्टर आता है, चैप्टर 27। चैप्टर 27 किसके संबंध में आता है? जजमेंट के संबंध में। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आते हैं टोटल सेक्शन 353 से लेके 365 तक। उसमें जो एक सेक्शन आता है 360,
वो ऐसा का ऐसा सेक्शन है जैसा कि हमारा प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट है। यहाँ पे तो ये पूरा एक्ट कवर कर रहा है 19 सेक्शंस को लेके, लेकिन वहां पे क्या है, सीआरपीसी में एक अकेला सेक्शन है 360 जो हमको परिवीक्षा के संबंध में उपबंध बताता है। वहां पे भी ये बात बोलता है कि रिलीज ऑन प्रोबेशन एंड एडमोनिशन के संबंध में, यानी कि परिवीक्षा और भर्त्सना के बाद छोड़ने की बात करता है सेक्शन 360। ठीक है, तो क्या ये बात कही जा सकती है कि प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट वो ही है जो कि सेक्शन 360 है? जी बिल्कुल, ये ऐसा ही कहा जा सकता है। तो क्या कहा जाता है कि जहां सीआरपीसी का 360 होगा वहां पर प्रोबेशन एक्ट ऑफेंडर एक्ट नहीं लगेगा, और जहां 360 होगा वहां प्रोबेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मतलब हो गया 360 है तो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट नहीं होगा, और प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट है तो 360 नहीं होगा। ठीक है, ये बात बोली गई है हमको। इसको किससे पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा सेक्शन 19 के साथ में। ठीक है, सेक्शन 19 के साथ में इसको पढ़ेंगे। अब ये बता रहा है कि ये लागू कहाँ नहीं होगा, कहाँ पे इसको लागू नहीं किया जाएगा। तो इसको लागू नहीं किया जाएगा जहां पर सुधार विद्यालय अधिनियम है। एक मिनट रुकिए, हमने यहाँ पे पहले हम इस पॉइंट को, पहले वाले पॉइंट को पूरा क्लियर करके चलते हैं कि भाई हमने यहाँ पे सेक्शन 19 क्यों लिखा है, क्योंकि सेक्शन 19 हमें बोलता है कि जहां सीआरपीसी का सेक्शन 360 होगा वहां प्रोबेशन एक्ट नहीं होगा, और जहां प्रोबेशन एक्ट होगा वहां पे सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी नहीं होगा। ठीक है, फिर इसका जो एक फोर्थ पॉइंट आता है वो हमको बोलता है कि इसको हमें पढ़ना है सेक्शन 18 के साथ। सेक्शन 18 हमको क्या बोलता है कि कतिपय अधिनियमों के प्रवर्तन की व्यावृत्ति, ये बोलता है कि कहां कहां पर इस एक्ट के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। तो लागू नहीं होंगे सुधार विद्यालय अधिनियम 1897 पर, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1947 पर, और जो हमारा जेजे एक्ट है 2015 का, उन पर ये अप्लाई नहीं होगा। इस एक्ट पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? क्योंकि उनके अपने प्रोविजंस हैं, तो वो पहले अपने प्रोविजंस को लागू करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन देख लिए? हमने यहाँ पे देखा सेक्शन 1, उसको पढ़ेंगे हम 18 और 19 के साथ में। इन तीनों को एक कॉम्बिनेशन बना के हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें? सबसे पहले इसका नाम बता दिया। 19 में हमको बता दिया कि भाई जहाँ पे 360 होगा वहां प्रोबेशन नहीं, जहाँ प्रोबेशन होगा वहां 360 नहीं। और 18 हमको बोल रहा है कि कौन कौन से लागू नहीं होंगे एक्ट्स, तो सुधार विद्यालय अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम और जेजे एक्ट, ये क्या नहीं होंगे? ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। अब आते हैं हम इसके डेफिनेशन क्लोज पर। डेफिनेशन क्लोज कौन सा आता है हमारा? सेक्शन 2। सेक्शन 2 बोल रहा है हमको कि भाई परिभाषाएं बताई गई है। कितनी डेफिनेशन है टोटल? टोटल है इसमें 4 डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन आती है वो आती है संहिता या कोड की। संहिता या कोड क्या होता है? जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है, सीआरपीसी है, उसके संबंध में ये बात बोलता है। ठीक है, फिर ये बताता है कि परिवीक्षा अधिकारी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस एक्ट की। भाई हम प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो चलना चाहिए ना कि प्रोबेशन ऑफिसर आखिर होता कौन है। ठीक है, तो परिवीक्षा अधिकारी हो गया। परिवीक्षा अधिकारी वही व्यक्ति होता है जिसको धारा 13 यानी कि सेक्शन 13 में नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सेक्शन 2 के बी के बाद सीधे स्विच करेंगे हम सेक्शन 13 पर। सेक्शन 13 को पढ़ने के बाद ही हम आगे सेक्शंस को गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या बोल रहा है हमको? सेक्शन 13 बोल रहा है परिवीक्षा अधिकारी। ठीक है, क्या बता रहा है? सेक्शन बोल रहा है 13 प्रोबेशन ऑफिसर्स। तो ये जो बोल रहा है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है इसका 31 का क्लॉज 1, ये क्या बोलता है हमको कि इस अधिनियम के अधीन परिवीक्षा अधिकारी, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोबेशन ऑफिसर जो होगा वो वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त हो या मान्यता प्राप्त हो। क्या होगा? राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होगा या फिर यानी कि अपॉइंट होगा, और या फिर क्या होगा? रिकॉग्नाइज्ड होगा। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, सोसाइटी के द्वारा कोई अपॉइंट किया गया, और राज्य सरकार ने किसी सोसाइटी को इस काम को करने के लिए अगर दे रखी हो मान्यता, तो वो सोसाइटी क्या होगा? इसको अपॉइंट कर सकती है। और किसी अन्य मामले में न्यायालय के द्वारा इसको नियुक्त किया जा सकता है। तो देखा जाए तो कौन कौन व्यक्ति परिवीक्षा अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं? यहाँ पे कर सकती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे कर सकती है हमारी सोसाइटी, और यहाँ पे हमारी कर सकती है कोर्ट यानी कि न्यायालय।
ठीक है। अब आता है 13(2) यानी कि इसका सेकंड क्लोज, 13 का क्लोज 2, जो हमको क्या बोल रहा है कि कोई न्यायालय जो धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित करता है, तो अब हमको इसको पढ़ने से पहले क्या देखना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए कि धारा 4 आखिर बोल रही क्या है। तो धारा 4 हमको ये बोल रही है, सेक्शन 4 हमको ये बोल रहा है कि कतिपय अपराधियों को पर्यवेक्षण पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति, कतिपय अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति, ये बात हमको बोली है सेक्शन 4 ने। ठीक है, जब हम आगे देखेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे कि आखिर सेक्शन 4 क्या है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं प्रोबेशन ऑफिसर प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हम इसके 13(2) में बस ये करके चलेंगे कि भाई धारा 4 के अंदर अगर कोई आदेश पारित किया जाता है वो इसमें कवर करेगा। तो कोई न्यायालय जो धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित करता है, तो जो जिला जहां अपराधी निवास करता है या जिला मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षण आदेश में नामित व्यक्ति को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकता है। कहाँ पे होगा ये, कि भाई कोई जो कोर्ट है वहां पर क्या, ये कोई जिला है उसमें जो अपराधी निवास करता है वहां पर उसका जिला मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षण आदेश के अध्ययन क्या कर सकता है, परिवीक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। और जो ये परिवीक्षण अधिकारी होगा इसके ऊपर किसी का कंट्रोल होगा, यस, उसके ऊपर कंट्रोल होगा जिला मजिस्ट्रेट का। जो हमारा प्रोबेशन ऑफिसर होगा, पीओ होगा, वो जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के कंट्रोल के अधीन काम करेगा। कंट्रोल किसका होगा, डीएम का होगा। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन 14 पर। भाई 13 के बाद तो हमको पढ़ना चाहिए था 2C, हम सेक्शन 14 क्यों पढ़ने आ गए यहाँ पे। सेक्शन 14 हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं परिवीक्षा अधिकारी। तो जब हमने परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति कर दी है तो अब हम देख लेते हैं कि इसके कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो सेक्शन 14 हमको सीधे ये बोल रहा है कि परिवीक्षा अधिकारियों का कर्तव्य क्या होगा। तो परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य, परिवीक्षा अधिकारी की जो शर्तें हैं उसके निबंधनों के अधीन रहते हुए होगा। क्या होगा कि सेक्शन 14 तो हमको डायरेक्टली बोल रहा है कि ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स, परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य। तो परिवीक्षा अधिकारी जो कर्तव्य करेगा वो जो शर्तें हैं उन निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो जो उस पर शर्तें अधिरोपित की जाएगी उनके अधीन रहते हुए क्या क्या करेगा। सबसे पहले इसका पॉइंट आएगा जांच कर सकेगा। कैसे, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति की परिस्थितियों या घर का माहौल की जांच करेगा और इस संबंध में क्या करेगा, न्यायालय को रिपोर्ट देगा। प्रोबेशन ऑफिसर होता है, इसको दिया जाता है, इसके कर्तव्य होता है कि जो अपराधी है उसकी घर की स्थिति को देखे, उसके घर का माहौल को देखे और इस संबंध में जो क्या करेगा, कोर्ट को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, ये काम कब किया जाता है, प्रोबेशन के ऑर्डर के बिफोर ये काम किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि पर्यवेक्षण का सुपरविजन कैसे करेगा, पर्यवेक्षण के अधीन रखे हुए व्यक्तियों का पर्यवेक्षण करेगा और उनके लिए उपयुक्त नियोजन यानी कि रोजगार ढूंढने का प्रयास करेगा। कौन करेगा ये काम करेगा हमारा प्रोबेशन ऑफिसर। ठीक है, फिर आता है सलाह दी जाएगी। जांच देने का काम किया, फिर उसने पर्यवेक्षण का काम किया, अब कर रहा है सलाह। किसको सलाह देगा, अपराधियों को सहायता या सलाह देगा कि न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट प्रतिकर या खर्चों के संधाय के लिए, जो न्यायालय ने जो भी खर्चे वगैरह दिए हैं, प्रतिकर या खर्चे दिए गए हैं, उनका संधाय करने के संबंध में उसको अपराधी को सलाह देगा। यहाँ पे तो दी प्रतिकर और खर्चों के संबंध में सलाह, फिर वो एक एडवाइस दोबारा दे रहा है। क्या कर रहा है, सहायता और सलाह दे रहा है। किसको दे रहा है, धारा 4 जो कि हमने पढ़ा था, कृत्य अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ना। ठीक है, उसके अधीन जो छोड़े गए व्यक्ति हैं उनको सहायता और सलाह देगा। फिर वो अन्य कर्तव्य करेगा। कौन से अन्य कर्तव्य होंगे, जो कि उसको विहित किए जाए। विहित कौन करता है, राज्य सरकार करती है या नियमों के द्वारा विहित किया जाए, जैसा कि हम अधिकतर पढ़ते हैं। अब जब हमने 14 पढ़ लिया, जब हमने 13 पढ़ लिया सबसे पहले कि भाई इसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, फिर हमने 14 में इसके कर्तव्यों को देख लिया। अब हम देखते हैं कि आखिर ये परिवीक्षा अधिकारी होता कौन है। परिवीक्षा अधिकारी वो होता है जो कि होता है लोक सेवक। लोक सेवक कहाँ पे डिफाइन कर रखा है, लोक सेवक को हमें आईपीसी यानी कि हमारी जो भारतीय दंड संहिता है उसका जो सेक्शन 21 है उसमें डिफाइन कर रखा है। तो जो प्रोबेशन ऑफिसर होगा वो वही लोक सेवक होगा जो कि आईपीसी में डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे 12 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो जो 12 पॉइंट्स दे रखे हैं उनके अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी को भी लोक सेवक माना गया है। ठीक है, फिर जब 15 पढ़ लिया तो हम पढ़ लेते हैं 16 को भी। 16 क्या बोल रहा है, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षक।
गुड फेथ में अगर कोई कार्यवाही की गई है तो उनका संरक्षण मिलेगा। किस किस को मिलेगा? राज्य सरकार को और परिवीक्षा अधिकारी को, अगर कोई सद्भावना में काम किया गया है तो और क्या होगा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई अन्य प्राधिकारी अपॉइंट किया गया है तो उसको भी इस तरीके का संरक्षण मिलेगा। अब हम देखते हैं 2C। पहले हमने जो 2B पढ़ा था ना, एक मिनट रुकिए आप, जो 2B हमने पढ़ा था उसको हमने कनेक्ट किया है 13 के साथ, 14 के साथ, 15 के साथ और 16 के साथ। ये 4 पॉइंट पढ़ने के बाद अब आते हैं हम 2C पे। 2C हमको क्या कह रहा है? 2C बोल रहा है विहित। विहित का क्या मतलब हो गया? प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है नियमों के द्वारा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो नियम बनाए गए हैं उनके द्वारा विहित है। जब हम विहित को पढ़ रहे हैं तो हम बनाएंगे भाई नियम कौन कौन से होंगे, कौन बनाएगा? तो हमको 2C को कनेक्ट करना चाहिए 217 के साथ। तो 217 हमको 2C को कनेक्ट करना चाहिए सेक्शन 17 के साथ। 17 बोल रहा है हमको नियम बनाने की शक्ति, पावर टू मेक रूल्स, पावर टू मेक रूल्स। तो क्या होगा कि राज्य सरकार जो होगी केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियम बना सकेगी। ठीक है, और नियम किसके संबंध में बनाए जाएंगे? नियम बनाने के कारण होंगे कि परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति करनी है, उसकी सेवा के संबंध में निबंधन और शर्तें बता रही है। बताया था ना कि जो परिवीक्षा अधिकारी होगा वो अपनी सेवा शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य करेगा, तो वो जो शर्तें वगैरह बनाई जाएगी वो राज्य सरकार के द्वारा बना जाएगी। किसके अनुमोदन पर? केंद्र सरकार के अनुमोदन पर। और जो परिवीक्षा अधिकारी होगा उसके कर्तव्य और उनके संबंध में जो रिपोर्ट होगी वो नियम यहाँ बनाए जाएंगे। और जो शर्तें जो 13(1)(b) में हमने पढ़ा था, हमने बोला था ना कि सोसाइटी अपॉइंट कर सकती है इसको, तो जो सोसाइटी होगी उसके संबंध में नियम कौन बनाएंगे? उनको नियमों को बनाया जाएगा सेक्शन 17 में राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से। ठीक है, और जो परिवीक्षा अधिकारियों को पारिश्रमिक वगैरह दिए जाएंगे, उनको व्यय दिए जाएंगे, या सोसाइटियों को जो सहायता दिए जाएगी उनका संदाय किया जाएगा, उसके संबंध में भी यहाँ पे नियम बनाए जाएंगे। और कोई अन्य विषय अगर प्रिस्क्राइब होंगे तो उनके संबंध में भी नियम राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसर्न से सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुमोदन से यहाँ पे बनाए जाएंगे। ठीक है, फिर इसका जो थर्ड पॉइंट आता है, फर्स्ट तो ये था कि भाई राज्य सरकार के अनुमोदन से, फिर बनाया गया नियम बनाने के क्या कारण थे, फिर थर्ड था कि जो भी नियम बनाए जाएंगे वो राज्य विधानमंडल से परामर्श करने के बाद ही बनाए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे बात। अब ये जो पॉइंट है ये है 2E। 2E क्या बोल रहा है हमको? 2E जैसा कि हमने देखा 2C को कनेक्ट कर दिया हमने 17 के साथ में। 17 में टोटल कितने पॉइंट थे? 17 में थे टोटल 3 पॉइंट। ठीक है, अब 2E आ रहा है। 2E बोल रहा है कि वे शब्द जो इस एक्ट में परिभाषित नहीं है, जिन जिन की डेफिनेशन इस एक्ट में दे दी वो तो ठीक है, पर जिनकी एक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दी गई है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग परिभाषित नहीं है, तो उनको सीआरपीसी के अकॉर्डिंग माना जाएगा। ठीक है, हमारी जो आती है दंड प्रक्रिया संहिता उसमें जो डेफिनेशंस दी रखी है उनके अकॉर्डिंग इसको माना जाएगा। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 3। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट के। वैसे तो देखा जाए तो सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 13, सेक्शन 14 और 17 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन अभी हम देखते हैं अगर अपराधों के संबंध में तो सेक्शन 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो क्या होता है कि सेक्शन 3 हमको बोलता है कि कतिपय अपराधियों को भर्त्सना यानी कि डांट फटकार देने के बाद छोड़ने देने की शक्ति कब होगी? जब कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो आईपीसी, जो हमारी आईपीसी 1860 है उसके जो सेक्शन है 379, 380, 381 और 404, अगर इसके अकॉर्डिंग कोई अपराध करता है ना, तो इसमें एक 420 को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। तो 379 में तो क्या दे रखा है? चोरी का दंड दे रखा है। 380 कह रहा है निवास गृह में चोरी। 381 बोल रहा है लिपिक सेवक के कब्जे में से चोरी। और 404 बोल रहा है ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करना जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। और फिर जो इसका सेक्शन 420 आता है वो हमको बोलता है छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। छल करना
और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। तो क्या होगा, कुछ व्यक्ति होंगे जिनको डांट फटकार कर छोड़ दिया जाएगा। कब छोड़ दिया जाएगा? जो व्यक्ति आईपीसी की, जो हमारी आईपीसी 1860 है उसके अकॉर्डिंग जो सेक्शंस दिए गए हैं, सेक्शन 379, 80, 381, 404 और 420, अगर इसके अकॉर्डिंग कोई अपराध करता है तो वो क्या करता है, अगर भारतीय दंड संहिता किसी अन्य विधि के अधीन 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने दोनों से दंडनीय हो तो उसको भर्त्सना पर छोड़ दिया जाएगा। कितने तक का कारावास होगा? केवल 2 वर्ष तक का कारावास होगा। जुर्माने से अगर दंडनीय होगा तो उसे भर्त्सना पर छोड़ दिया जाएगा। छोड़े जाने के क्या आधार होंगे? छोड़े जाने के ये आधार होंगे कि उसकी पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं हुई हो, अपराधी का चरित्र देखा जाएगा, अपराधी का चरित्र देखा जाएगा, अपराध की प्रकृति देखी जाएगी और कोई अन्य परिस्थिति हो तो वो देखी जाएगी। ठीक है, ये सेक्शन बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसा कि हमारे सीआरपीसी में, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता का जो 360 का क्लोज 3 है वो सेम या वैसा का वैसा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 3 हो गया और वहां पे भी क्या हो गया, एज हो गया ये 360 का क्लोज 3। ठीक है, अब आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने अभी बोला था। तो सेक्शन 4 क्या बोलता है? कतिपय अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। न्यायालय को पावर है यहाँ पे कि इसको व्यक्ति को छोड़ देगा। कैसे छोड़ देगा? सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देगा। तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास से भिन्न अपराध का दोषी पाया जाता है तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पे डेथ, ऐसा कोई काम नहीं किया हो जिससे उसको डेथ पनिशमेंट मिले, कैपिटल पनिशमेंट मिले या फिर एलआई की सजा मिले। और क्या करे, न्यायालय को लगे कि उसको परिवीक्षा पर यानी सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन है, यानी कि छोड़ दिया जा सकता है उसको, तो न्यायालय उसको प्रतिभू सहित या रहित बंद पत्र पर छोड़ देगा। ठीक है, और इसकी अवधि कितनी होगी? 3 वर्ष तक की। ठीक है, और उसके लिए क्या है, कुछ परिस्थितियां दे रखी है कि न्यायालय अगर उसको बुलाएगा तो उसको उपस्थित होना पड़ेगा और क्या करेगा, परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी रहेगा। ठीक है, फिर क्या होता है, परंतु न्यायालय द्वारा इस तरह छोड़े जाने के आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक न्यायालय को विश्वास नहीं हो जाता कि अपराधी या उसका प्रतिभू, ठीक है, ये परिस्थितियां दे रखी है कि कब न्यायालय उसको इस तरह की परिवीक्षा पर नहीं छोड़ सकता है। नहीं छोड़ सकता जब तक अपराधी या उसका प्रतिभू जहां निवास या कारोबार करता है न्यायालय की अधिकारिता वाले क्षेत्र में है और बंधपत्र जिस समय तक का दिया गया उस कालावधि तक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। क्या मतलब हो गया कि ये जो अपराधी है या इसका प्रतिभू है, ये या तो निवास करता है या कारोबार करता है, कहाँ पर? जो न्यायालय की अधिकारिता का क्षेत्र है। ठीक है, और जितने समय के लिए उसने बंध पत्र दिया है तो उस बंध पत्र की अवधि में ये क्या करेगा, ये जो जिला क्षेत्र है, ये न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र है, इसके अंदर ही यह रहेगा। ठीक है, तब तक अगर उसको विश्वास नहीं होता तो ऐसी परिवीक्षा यानी कि सदाचरण की परिवीक्षा पर उसको छोड़ने का आदेश नहीं देगा। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट आता है वो हमको बोलता है न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करेगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो आ रहा है वो बोल रहा है अतिरिक्त पर्यवेक्षक आदेश। ये बात बोल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे ये बोल रहा है कि यदि न्यायालय की राय है कि अपराधी और जनता के हितों में ऐसा करना आवश्यक है तो वह उसके अतिरिक्त एक पर्यवेक्षण आदेश भी पारित कर सकेगा, जिसमें ये निर्देश होगा कि अपराधी आदेश में नामित एक किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन 1 वर्ष से कम न होने वाली यानी कि 1 वर्ष तक के लिए कम से कम ऐसी कालावधि के दौरान रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट हो यानी कि दी गई हो, और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जैसी वह अपराधी सम्यक पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझे। ठीक है, तो क्या होगा इसका कि क्या होगा, एक पर्यवेक्षण आदेश पारित किया जाएगा, उस कम से कम कितने दिन का होगा? 1 वर्ष का होगा, अधिकतम कितना हो सकता है? 3 साल तक का हो सकता है। और ये जो ऑर्डर होगा ये अतिरिक्त आदेश होगा, एडिशनल ऑर्डर होगा। ठीक है, किसके फलस्वरूप दिया जा सकता है? जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए दिया जा सकता है, और इसमें ऐसी शर्तों अधिरोपित की जा सकती है, ऐसी शर्तें दी जा सकती है इसके अंतर्गत जो भी आवश्यक हो। ठीक है, फिर इसका जो फोर्थ पॉइंट आता है वो हमको बोलता है कि उपधारणा 3 में जो पर्यवेक्षण आदेश दिया गया है उसको करने से पूर्व न्यायालय द्वारा अपराधी से अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, क्या किया जाएगा कि उपधारा 3 में जो दे रखा है पर्यवेक्षण आदेश उसको करने से पूर्व न्यायालय अपराधी से अपेक्षा करेगा। क्या करेगा कि वो विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करे, निवास स्थान के बारे में जो डिटेल वगैरह दी गई वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसके संबंध में कोई मतलब मिथ्या वगैरह नहीं होनी चाहिए, मादक पदार्थों के संबंध में से प्रवृत्त रहेगा,
अन्य शर्तें जो न्यायालय विनिर्दिष्ट करे ऐसा आदेश पारित करने के समय उनको फॉलो करेगा। अपराध की पुनरावृत्ति को रोकने, मतलब इस तरीके के अपराधों को बार बार करने से उसको रोकने के संबंध में निर्देश दिए जाएंगे, या कोई अन्य अपराध करने से उसको रोकने के लिए कहा जाएगा। और फिर प्रतिभू सहित या रहित वो बंद पत्र निष्पादित करेगा। फिर इसका एक लास्ट पॉइंट आता है 5, यानी कि ये 4 का उपधारा 5 है, 4 का सब क्लोज 5 है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि परिवेक्षण आदेश करने वाला न्यायालय आदेश के निबंधों और शर्तों को अपराधी को समझाएगा। भाई वो अपराधी तो अभी अपराधी जो होगा तभी तो फॉलो करेगा ना, जब उसको शर्तें समझाई जाएगी। ठीक है, तो अपराधी उसमें फॉलो करेगा तो उसको ये शर्तें पहले समझाई जाएगी। परिवेक्षण आदेश की एक प्रति न्यायालय द्वारा दी जाएगी, और किस किस को दी जाएगी? अपराधी को, प्रतिभू को और संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को। ठीक है, किस किस को देगा? ये जो अपराध करने वाला व्यक्ति है इसको, इसके प्रतिभू को, और इसका जो संबंधित परिवीक्षा अधिकारी है, प्रोबेशन ऑफिसर है, इनको ये दिया जाएगा। बात हो गई हमारे सेक्शन 3 और 4 की। अब आते हैं सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 हमको बोल रहा है रिकवरी के बारे में। सेक्शन 5 हमको बोल रहा है रिकवरी। रिकवरी कैसे होगी? छोड़े गए अपराधियों को प्रतिकर और खर्चे के देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्ति। तो क्या होगा इसमें कि न्यायालय जो सेक्शन 3 या 4 के अधीन अपराध को छोड़ने का निर्देश देने वाला हो, वो निम्नलिखित अतिरिक्त आदेश दे सकता है। क्या? यानी कि अतिरिक्त एडिशनल ऑर्डर्स को दे सकता है। क्या दे सकता है? कि पीड़ित को जो हुई हानि और क्षतिकर का प्रतिकर देने, पीड़ित को जो भी हानि हुई है और क्षति हुई है उसका प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है। कितना दे सकता है? जितना न्यायालय को उचित लगे। ठीक है, और न्यायालय की कार्रवाइयों में जो खर्चे हुए उनको देने का निर्देश दे सकती है। कितना दे सकती है? उतना ही जितना कि न्यायालय को उचित लगे। फिर क्या होगा? इसका सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि उपधारा 1 में जो रकम वर्णित है वो सीआरपीसी के सेक्शन 421 422 के अनुसार जुर्माने के रूप में वसूल की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जुर्माने के संबंध में प्रोविजंस दे रखे हैं, उसके लिए बोल रहा है कि भाई ये जो जुर्माना वसूल किया जाएगा ये सीआरपीसी के सेक्शन 421 और 422 के अकॉर्डिंग ही वसूल किया जाएगा। अगर किसी सिविल कोर्ट में, सिविल न्यायालय में नुकसानी दिलाने में उस रकम को गणना करने में लेगा जो उपधारा 1 में संदत या वसूल की गई है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसके संबंध में अगर कोई सिविल कोर्ट में कोई केस हो, नुकसानी दिलाने के संबंध में हो, तो ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना नंबर 1 पे, उपधारा 1 में जो पॉइंट दे रखे हैं, पीड़ित को हुई हानि, क्षति का प्रतिकर या कार्रवाई के खर्चे, इनको इसमें क्या करेगा? इसको इसमें शामिल मानेगा, इसको इसमें इंक्लूड मानेगा। अब आते हैं सेक्शन 6 पर। सेक्शन 6 हमको बोल रहा है कि 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों के कारावास पर निर्बंध। क्या बोल रहा है कि जब 21 वर्ष से कम आयु वाला कोई व्यक्ति है, कारावास करता है, जो एलआई दंडनीय अपराध से का दोषी है, तो क्या करेगा? न्यायालय उसे कारावास से तब तक दंडित नहीं करेगा जब तक मामले की परिस्थिति, उसका चरित्र अपराध की प्रकृति के अनुसार आवश्यक ना हो कि सेक्शन 3 या 4 के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाए। मतलब उसके साथ तब तक ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके मामले की परिस्थिति ऐसी है, उसका चरित्र ऐसा है, अपराध की प्रकृति ऐसी है। और यदि न्यायालय फिर भी कोई कारावास देता है, कोई दंड देता है, तो उसके कारणों को अभिलिखित करेगा। तो यहाँ पे जो दे रखा है ना कि एलआई का कारावास उसको नहीं मिलना चाहिए, एलआई का कारावास उसको नहीं मिलना चाहिए। मतलब ऐसा कोई कारावास नहीं होना चाहिए कि भाई वो आजीवन कारावास से दंडित हो। ठीक है, 21 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति है लेकिन वो आजीवन कारावास का अपराध नहीं करता कि भाई उसको आजीवन कारावास का दंड दिया जाए। तो अगर उससे कम अपराध का दोषी पाया जाता है तब की बात ये बोल रहा है कि जब 21 वर्ष से कम आयु वाला कोई व्यक्ति है कारावास से, जो कि आजीवन कारावास का नहीं है, दंडनीय कोई अपराध करने का अगर दोषी पाया जाता है, तब वह न्यायालय जिसने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसे कारावास से तब तक दंडित नहीं करेगा जब तक कि वह उसको समाधान नहीं हो जाता कि मामले की परिस्थिति कैसी है, उसका चरित्र कैसा है, उसके अपराध की प्रकृति कैसी है, या उसके संग सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, व्यवहार किया जाए। और ये अगर न्यायालय फिर भी ऐसा करता है तो वो क्या करेगा? उसके कारणों को अभिलिखित करेगा। ठीक है, और सेक्शन 3 या 4 के अनुसार व्यवहार करने के लिए न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी जो होगा उसकी रिपोर्ट के अनुसार मानसिक दशा, चरित्र, शारीरिक दशा पर विचार करेगा। अब आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का गोपनीय होना, परंतु यदि आवश्यक समझे तो उसका सार अपराधी को संसूचित किया जा सकेगा। कि सेक्शन 7 बोल रहा है कि जो अपराधी की जो परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट होगी वो गोपनीय होगी, परंतु ये अगर आवश्यक समझते हैं तो उसका सार अपराधी को संसूचित किया जा सकेगा। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बोलता है परिवीक्षा अधिकारी की शर्तों में फेरफार। ये भी एक हमारा बड़ा सेक्शन है, 8 और 9।
ठीक है ना। ये भी हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके अंदर कि भाई परिवीक्षा अधिकारी की शर्तों में फेरफार कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो क्या होगा कि यदि किसी परिवीक्षा अधिकारी के आवेदन पर किसी न्यायालय की जिसने धारा 4 के अधीन आदेश पारित किया है, धारा 4 अभी हम पढ़ के आए थे ना, सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश। तो अगर किसी परिवीक्षा अधिकारी के आवेदन पर न्यायालय को ऐसा लगे कि बंद पत्र की शर्तों में फेरफार किया जाए, तो जिस समय बंद पत्र प्रभावी है उस समय उसकी अवधि को घटा या बढ़ा सकता है, बंद पत्र की अवधि को घटा बढ़ा सकता है, परंतु मूल आदेश की जो तारीख होगी वो 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाएगा, मतलब उसको किसी भी हाल में 3 वर्ष से ज्यादा नहीं करेगा। और शर्तों में परिवर्तन करके बंद पत्र में फेरफार कर सकता है। जो किसी भी तरीके का अगर परिवर्तन करेगा तो वह शर्तों में परिवर्तन करके करेगा कि वो बंद पत्र में फेरफार कर सके, परिवर्तन कर सके। परंतु ऐसा फेरफार करने के लिए अपराधी को प्रतिभू की सुनवाई का अवसर देना आवश्यक होगा। अपराधी को और जो प्रतिभू होंगे उनको सुनवाई का अवसर देगा कि भाई आपकी शर्तों के अकॉर्डिंग बंद पत्र में फेरफार किया जा रहा है। फिर क्या होगा कि यदि किसी प्रतिभू द्वारा उपधारा 1 की शर्तों में फेरफार करने से इनकार किया जाता है तो न्यायालय अपराधी से कहेगा कि भाई तू नया बंद पत्र देने की अपेक्षा कर, मतलब कि क्या करेगा कि तू नया बंद पत्र पेश कर। अगर वो अपराधी ऐसा नहीं कर पाएगा तो न्यायालय उसे उस अपराध से दंडित करेगा जिसका वह दोषी है। ठीक है। और यदि न्यायालय को परिवीक्षा अधिकारी का आचरण ऐसा है कि उसे परिवीक्षण अधीन नहीं रखा जा सकता तो उसके द्वारा दिए गए बंद पत्र को उन्मोचित कर दिया जाएगा। ये बात बोल रहा है हमको सेक्शन 8 का सब क्लोज 3। इसमें 3 ही सब क्लोज है जो हमने यहाँ पे देख लिया। अब आते हैं सेक्शन 9 पर। ये भी एक बहुत बड़ा हमको सेक्शन लग रहा है, सेक्शन बड़ा लग रहा है पर लेकिन हम जब इसको करेंगे तो हमको इतना आसान लगेगा, ये ऐसा हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है। तो क्या होगा कि बंद पत्र की शर्तों में अनुपालन में अपराधी के असफल होने की दशा में प्रक्रिया। भाई बंद पत्र पेश करने के लिए कहा लेकिन उसके शर्तों के अनुपालन करने में अपराधी असफल हो गया तो क्या किया जाएगा। यदि न्यायालय को परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर या किसी अन्य आधार पर लगे कि अपराधी को अपने द्वारा पेश किए गए बंद पत्र की शर्तों का पालन करने में वह असफल है तो क्या करेगा, उसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट निकाल सकेगा। वारंट कहाँ पे देखते हैं हम, वारंट का वही अर्थ है जो कि सीआरपीसी में दिया गया है। ठीक है, समन वारंट ही हम वहीं पे पढ़ते हैं। ठीक है ना। और प्रतिभुओं के खिलाफ समन निकाल सकेगा किस संबंध में कि भाई न्यायालय में उपस्थित हो जाओ, और न्यायालय के द्वारा प्रतिभुओं सहित रहित जमानत मंजूर की जा सकेगी, मतलब जमानत भी मंजूर कर सकता है न्यायालय, या तो प्रतिभू के साथ हो या प्रतिभू के बिना हो, उसे अभिरक्षा में रखा जा सकेगा। और नियत सुनवाई की तारीख पर जो भी तारीख दी गई है उसको उस तारीख को उपस्थित होने के लिए कहेगा। यदि सुनवाई के बाद न्यायालय को लगे कि अपने द्वारा पेश किए गए बंद पत्र की शर्तों का पालन करने में वह असफल हो गया तो वह उसे मूल अपराध के लिए उसे दंडित किया जाएगा। जो भी अपराध है मतलब जिसके संबंध में अपराध किया गया है। और अगर वो ऐसा करने में पहली बार असफल हो गया, मतलब बंद पत्रों की शर्तों का पालन करने में अगर पहली बार असफल हो गया तो उसे 50 रुपए की शास्ति दी जाएगी। और अगर वो ऐसी 50 रुपए की शास्ति भी नहीं देता है तो उसे मूल अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। ठीक है। ये एक्ट क्या है, पुराना हो गया, 1958 का एक्ट है। उसमें 50 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, पर आज के अकॉर्डिंग ऐसा थोड़ी ना है, 50 रुपए तो कोई भी कभी भी दे सकता है ना। तो ये प्रोविजंस खैर पुराने हो गए, पर कोई ना, जो इसमें लिखे गए वो यही प्रोविजंस है। ठीक है। फिर आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 हमको बोलता है प्रतिभू के बारे में उपबंध। प्रतिभू के बारे में उपबंध क्या दे रखे हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की जो धारा 122 है, 144 है, 122, 144, 446, 449, ठीक है, 122, 144, 446 और 449 के अनुसार लागू होंगे। फिर आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 बोल रहा है कि अधिनियम के अधीन आदेश देने के लिए सक्षम न्यायालय अपील और पुनरीक्षण और अपीले और पुनरीक्षण न्यायालयों की शक्तियां। इसमें क्या होगा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर अपराधी का विचारण व कारावास देने के लिए सशक्त होगा। कौन होगा, न्यायालय। कैसे कि किसी उच्च न्यायालय या किसी सक्षम न्यायालय जहां उस न्यायालय की अपील या पुनरीक्षण किया जा सकेगा या दिया जा सकेगा धारा 3 या 4 के अधीन आदेश जहां हाईकोर्ट से भिन्न किसी न्यायालय के द्वारा दिया गया हो। हाईकोर्ट नहीं है यहाँ पे, हाईकोर्ट के अलावा अगर कोई उसका अपीलीय न्यायालय उसके बारे में बात कर रहा है तो वहां अपील उस न्यायालय में की जाएगी जहां उस न्यायालय की अपील साधारणतः की जा सकती है। हाईकोर्ट को नहीं बोला कि भाई हाईकोर्ट से भिन्न कोई और न्यायालय हो, वहां पे अगर अपील की जाती है। और जहां मामला 21 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति का होता है तो और वह किसी अपराध का दोषी पाया जाए तो दोषी करने वाला न्यायालय सेक्शन 3 और 4 के अधीन कार्यवाही करने से इनकार करता है
और उसे जुर्माने सहित या रहित कारावास का दंड देता है तो उसकी कोई अपील नहीं होती है। ये कौन बोल रहा है हमको? इसका सब क्लॉज 3 बोल रहा है, 11 का सब क्लॉज 3। अपीलीय न्यायालय स्वयं प्रेरणा से या सिद्धदोष व्यक्ति या परिवीक्षा अधिकारी के आवेदन पर अभिलेख को मंगा सकता है और जो सही लगे वो आदेश दे सकता है। ये बात बोल रहा है हमको 11, ठीक है। 11 का सब क्लॉज 3 और इसका जो सब क्लॉज 4 है वो हमको बोल रहा है कि सेक्शन 3 और 4 के अधीन अगर कोई आदेश दिया गया है तो अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेश को अपास करते हुए विधि के अनुसार कोई भी अन्य दंड दे सकता है। पर क्या करेगा कि अपील न्यायालय या अन्य अपील न्यायालय पुनरीक्षण करते हुए उस दंड से अधिक दंड नहीं दे सकता जो न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता था जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। फिर आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 बोलता है दोष सिद्धि से संलग्न निर्भरता का हटाया जाना, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दोष सिद्धि से संलग्न निर्भरता का हटाया जाना, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। तो क्या होगा इस पॉइंट के अंतर्गत कि अगर कोई सेक्शन 3-4 के अधीन दोष सिद्धि से संलग्न निर्भरता से ग्रस्त नहीं होगा, परंतु क्या होता है कि यदि उसे सेक्शन 4 में छोड़ दिए जाने के बाद उसे अगर मूल अपराध से दंडित किया जाता है वो तो वह निर्भरता से ग्रसित हो। क्या मतलब हुआ इस बात का कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति उसको 3-4 के अधीन यानी सेक्शन 3 और 4 के अधीन अगर दोषित किया जाता है तो वो संलग्न निर्भरता से ग्रस्त नहीं होगा। लेकिन अगर उसको मूल अपराध से बंद पत्र के आवेदन मतलब वो होता है ना बंद पत्र के निष्पादन में फेल हो गया या कोई अन्य कारण हो गया तो अगर उसे मूल अपराध से दंडित कर दिया गया है तो वो निर्भरता से ग्रस्त हो जाएगा। सेक्शन 4 में उसको छोड़ दिया गया और उसे फिर मूल अपराध से अगर दंडित किया गया तो वो निर्भरता से ग्रस्त हो जाएगा। तो ये तो बात हुई हमारे प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा जो ये प्रयास किया गया है आपको प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट पढ़ाने का आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से भी संपर्क कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। आगे अब अच्छे अच्छे एक्ट्स लेके आएंगे, एविडेंस स्टार्ट होने वाला है, एक्साइज एक्ट शुरू होने वाला है, तो जुड़े रहिए आप लोग डी लॉ जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।